आप स्टार्ट करो भाई जी। ठीक है, मेरी आवाज़ ऑडिबल है ना एकदम? यस यस। ठीक है। सो गाइज, you know who I am. I am John Wick, Goldie Gupta, rank 181 this year, and I have got good marks in GS to say 457 in GS, 101 in GS3 in particular. So that's why we are here for this session. And I am also writing means, so I am also working on it every day. I don't know what has worked for me, but there are some indications because I have got good marks in GS3 for last 3 years, jabki marking has been on the lower side. So my last 3 years ka score has been 97, 94, 101 this year. So I would rather like this session to be more like question answer thing, so that you can ask your pointed queries and I can answer whatever you want to know. That would be rather better than me going for a monologue and telling you something that you already know from a lot of other toppers. तो अगर रोबोट भाई आप कहो तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं, जिसको जो पूछना है वो पूछ ले। गोल्डी भाई, काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो लाइब्रेरी में है, कोई मतलब बोल नहीं सकता, तो पे एक बार क्या है अपने बारे में बता दो कि आपने कैसे किया। 2 5 7 मिनट, फिर उसके बारे में सारे लोग जिनको जो डाउट रहेगा वो ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। सो यार व्हाट आई डिड इज 2018 में मेरे को आए थे 70 मार्क्स, जब लोगों को आए थे 140 मार्क्स इसमें GS3 में। सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि आई वाज फोकसिंग मोर ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। हर बार मैं सारे पार्ट्स को क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पा रहा था, या फिर आई वाज राइटिंग वेरी फ्यू नंबर ऑफ पॉइंट्स, लाइक दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट लिख दिए एक एक पार्ट में, ऐसे 10 12 पॉइंट करके ख़त्म कर दिया 15 नंबर क्वेश्चन। So that is not something that we have to do. You have to realize this. One thing that you have to do is in GS3 is to break the question in multiple parts. Even if question is just a statement और उस पे बाद में लिखा हो discuss, you have to break it in 2 3 parts at least. That's how you will be able to generate a lot of points, and that's how you will write a lot of points. So if we look at the syllabus, सबके चार चार क्वेश्चन आते हैं, 4 इकोनॉमी के, 4 एग्रीकल्चर के, 4 साइंस एंड टेक के, 4 इन्वायरमेंट के, और 4 सिक्योरिटी के। सो व्हाट यू हैव टू डू इज नीचे से स्टार्ट करो प्रिपरेशन GS3 की, अगर अभी भी किसी ने स्टार्ट नहीं किया है। वैसे तो कर लिया होगा, आई होप सब ने जो भी मीन्स लिख रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि 4 नीचे के जो क्वेश्चन आते हैं, दो दो मतलब 9 10 और 19 20, ये आते हैं इकोनॉमी, ये सोसाइटी के, ये सिक्योरिटी के क्वेश्चन, जो कि मतलब मोस्टली रिपीटेटिव होते हैं या फिर ऐसी थीम्स से होते हैं जो कि दोज आर द थीम्स दैट आर इन योर फिंगर टिप्स। अब उनकी तैयारी कैसे करनी है, किसी भी टॉपर के नोट्स उठा लो, ऑलमोस्ट ऑल टॉपर्स हैव नोट्स ऑन सिक्योरिटी। अगर किसी के भी नहीं मिले तो यू कैन गो फॉर शुभम भाई सारे सर नोट्स, जो कि उनके चैनल पे मिल जाएंगे। इस साल वालों ने भी डाले होंगे, आई डोंट नो किसने डाले हैं। वो उठा के और बस टॉपिक वाइज पढ़ लो, क्योंकि सारे नोट्स टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। डेटा बस चेंज हुआ होगा, तो मेंस 365 में आजकल पीछे के पेजेस में डेटा भी उन्होंने टॉपिक वाइज रखा है, वो बस एक चीज़ नोट कर लो। दैट्स इट। ये तुम्हारी प्रिपरेशन है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, यही चीज़ है। ठीक है, बट एक चीज़ है कि सिक्योरिटी के लिए ऐसा कर लोगे, और एग्रीकल्चर के लिए ऐसा कर सकते हो बिल्कुल। मीन्स 365 में 15 पेज है सिर्फ इकोनॉमी वाले में, और किसी हर सारे टॉपर्स के एग्रीकल्चर के नोट्स भी अवेलेबल हैं। नहीं मिले तो बता देना, रोबोट भाई अवेलेबल करा देंगे। तो वही नोट्स को फिर से पढ़ लेना है, और वही सिंपल सी ट्रिक है, मीन्स 365 से उठा के डेटा अपना ले लेना है। ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए आपको मेंस 365 का भी मोटा लग रहा होगा, तो जो टॉपिक्स डायरेक्टली सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड, जैसे EIA है, अगर उस पर कुछ आया हो तो वो तो कर ही लो अच्छे से। कंजर्वेशन है जैसे, तो अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल है, या फिर कंजर्वेशन में प्रोजेक्ट टाइगर भी आ जाता है, प्रोजेक्ट चीता भी आ जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें उठा लो, मतलब पूरा नहीं करो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर उठा लो। ऑल्सो यू गाइस हैव टू रिमेंबर कि ये जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं 7 8, उसमें से 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के होते हैं जनरली। ठीक है, तो यू हैव टू लुक एट दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। तो जो डिजास्टर्स भी इसमें कवर किए होते हैं मीन्स 365 में, तो जो डिजास्टर और ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो भी ठीक से कर लेना है। क्लाइमेट चेंज वाला ऑफकोर्स कर लेना है। चारों पेपर में कहीं भी क्लाइमेट का क्वेश्चन आ जाता है, और आप मतलब अगर सोशल साइंस वाले आपके ऑप्शनल्स हैं तो वहाँ भी आएगा। तो वो जो डेटा है, भले ही उसकी इतनी सारी थ्योरी मत पढ़ो, क्योंकि वो सब रिपीटेटिव है। अगर आपने पहले मेंस दे रखे हैं तो यू मस्ट बी हैविंग ऑल द डेटा ऑलरेडी। जो थोड़ा बहुत अभी रिपीट हो रहा होगा वो बस देख लेना है।
तो ये एक जनरल स्ट्रेटजी है ज्योग्राफी, इसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। साइंस एंड टेक के लिए ज़्यादातर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जो मेंस 365 है उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें उठानी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसी हैं? जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो जनरल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के जनरल एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी के आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो चीज़ डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है उससे रिलेटेड मीन्स 365 में जो कुछ है वो सब कर लो, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी सैटेलाइट वैटेलाइट वाले ये सब काम नहीं करना है। अब जैसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर आ गया था जेम्स वेब, उसके पहले आ गया था, क्या चीज़ आई थी उसके पहले, S400। ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल से। इस बार ऐसी कंपैरेटिव चीज़ों में आ रहा है चंद्रयान। तो चंद्रयान 1 to 3 का कंपैरिजन कर सकते हो, या जो और कंट्रीज ने चंद्रमा वाले मिशन किए हैं, मून मिशंस किए हैं, जैसे अभी सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी चाइना ने। उसके पहले आर्टेमिस आर्टेमिस अकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेना है। अब एक चीज़ जो नहीं मिलेगी कहीं वो है कि जो इंडियन साइंटिस्ट वाली चीज़ें हैं ना, तो यू जस्ट हैव टू सिट एंड थिंक कि कौन से इंडियन साइंटिस्ट जिनके नाम हम ऐसे आते रहते हैं बीच बीच में, जिनके नाम पे फेमस फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। जैसे M विश्वेश्वरैया हैं, APJ अब्दुल कलाम को सब कोई जानता है, विक्रम साराभाई को भी सब कोई जानता है, होमी भाभा को भी सब कोई जानता है, ठीक है। ऐसे जो ये 8-10 लोग हैं, इनकी बस विकिपीडिया पेज खोल के, और इम्पोर्टेंट जो इनकी साइंटिफिक डिस्कवरीज, CV रमन है, ठीक है। और ऐसे ही बोसॉन वाले बोस जी हैं जो, और JC बोस हैं। ऐसे जो 10-12 लोग हैं, इनके इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो साइंस में, वो लिख लेना है और बस, और उसको पढ़ लेना है। तो साइंस का ये स्टैटिक पार्ट ये है। और इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है? इम्पोर्टेंट चल रहा है वैक्सीन्स, ठीक है, साइंस में। और क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्थ वाला ये सब चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो वाला कर सकते हो, मतलब नैनो यूरिया तो चल ही रहा है, लेकिन जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो मतलब इम्पोर्टेंट इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों में थोड़ी देखना है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ में क्या रूल है, यूज़ है, और इन्वायरमेंट में, ये तीन। ऐसे ही बायोटेक में देख लेना है। अब इनको प्रमोट करने के लिए हम क्या करें, सबका ये जरूर रखना है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी शुड बी, जो आंसर्स है उसमें ये गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर ये जरूर लिख लेना है थोड़ा, है ना। अब एक और पार्ट है इसका, वो है इकोनॉमी वाला पार्ट जो बचता है ना, इस पेपर का। अब उसके लिए 150 पेज का वो मेंस 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पर थोड़ी आप स्ट्रैटेजिक हो सकते हो इसकी पढ़ाई में। एक कि जो सिलेबस कीवर्ड्स हैं, जो स्टार्टिंग के जो इकोनॉमिक्स के सिलेबस कीवर्ड्स हैं, उसमें एक बजटिंग है। बजटिंग में तो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ बजट जो इस बार के हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस कौन कौन से देखने हैं, हेल्थ में, इकोनॉमी में, वो हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, और एजुकेशन में, और इन्वेस्टमेंट में जनरल, और ग्रीन ग्रोथ वगैरह आजकल चल रहा है ज़्यादा, तो वो देख सकते हो। इतना ये देख लेना है। फिर इंपॉर्टेंट बजट के जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और ग्रीन बजटिंग, जेंडर बजटिंग, और आउटकम बजटिंग, ये 3 तरह की चीज़ें और देख लेनी है बजटिंग में। फिर एक टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ है। इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हो, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, उसमें चैलेंजेस क्या हैं। अब इंक्लूसिव ग्रोथ से आ जाता है इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम, तो इनइक्वालिटी क्यों है, कैसे खत्म होगी, ऐसे। अब कुछ मैक्रो चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रॉडर जनरल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है इकोनॉमी का, उस पर थोड़ा डेटा वेटा रख लो बस, बाकी तो कर लोगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो बस। इसके अलावा GST, और फिर जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, इन्फ्लेशन कितना है, क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे ख़त्म होगा, एम्प्लॉयमेंट कितना है, क्यों नहीं है, कैसे ख़त्म होगा ये प्रॉब्लम, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, स्किलिंग कितनी है, कितनी हो सकती है, ये सब बस इतना कर लेना है, और इकोनॉमी में नमस्ते कर देना है इतने को। तो ये यार ब्रॉडर मतलब ऐसे कवर कर सकते हो GS3 को। राइटिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद दे रखना है कि एक कि मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन बना के उसको एड्रेस करना है। दूसरी चीज़ कि ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं टॉपिक को पकड़ लेना है, थोड़ी उसके एनालिसिस कर देना है। उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स थोड़ी ज़्यादा लिख देने हैं, 10-15 पॉइंट, 10 वाले नंबर में, 10 नंबर वाले क्वेश्चन में 10 पॉइंट लिखने हैं कम से कम, 15 वाले में 15 से कम नहीं लिखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, और जो भी चीज़ है जहाँ पे अगर तुम मैप बना सकते हो तो बना दो। GS1 और GS3 में कहीं भी मैप बना सकते हो आप। तो अगर इकोनॉमी में मैप बनाना चाहो बना दो,
मतलब अगर मान लो डेडिकेटेड फ्लाइट का कॉरिडोर्स पे आ जाए या कहीं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे या फिर किसी भी चीज़ पे आ जाए, मान लो समझ लो ऐसी जेट्स पे आ जाए या मेगा फूड पार्क्स पे आ जाए, तो वैसी कोई भी चीज़ पे आप मैप बना सकते हो। और इसके अलावा मेजर यही है कि डेटा पॉइंट्स का यूज़ करना है। जो डेटा वही है, अगर कुछ आपके पास नहीं है ज़्यादा यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मेंस 365 में पीछे लिखा है, उसी को बार बार अपने आंसर्स में लिखोगे इधर टेस्ट सीरीज में तो काम हो जाएगा। आने वाले समय में यही फोकस करना है कि जो टेस्ट आप लिख रहे हो वो 3 घंटे में पूरा करने की कोशिश करनी है, थोड़ा लिखने की आदत डाल लेनी, सो दैट यू आर एबल टू ब्रेक द क्वेश्चन इन मल्टीपल पार्ट्स इन द एक्चुअल एग्जाम ऑल्सो। और यही है, अगर कोई कमेटीज़ वगैरह न्यूज़ में चल रही हैं या पहले की कमेटीज़ हैं, ठीक है, अब उसके लिए भी अलग से कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी कमेटीज़ वो मेंस 365 में जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें मिल जाती हैं जनरली, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, बस नाम याद कर लेना है और जो कमेटी की रिकमेंडेशन हो एक याद कर लेना है, दैट वुड बी फाइन। सो यार दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। अब अगर आप लोगों के क्वेश्चन हो तो बता दो। Good evening, sir. Can I ask? हाँ हाँ श्योर श्योर। हाँ सर, जैसे आपके 457 मार्क्स है बट हैंडराइटिंग के बारे में जैसे सुना है, तो मुझे भी यही कमेंट्स मिलती है हमेशा कि हैंडराइटिंग बहुत ही ऐसा है और एग्जामिनर एवरेज मार्क्स देके चले जाएंगे एंड यू हैव कंटेंट बट यू आर नॉट, इट्स नॉट रीडेबल और लाइक दैट, सो व्हाट शुड बी डन फॉर दैट? यार व्हाट आई वुड से इज़ कि मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा बड़ा लिखूँ, स्पेस दे के लिखूँ, सो दैट इट इज़ लेजिबल। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन समझ में आ जाती है, मतलब 2-4 वर्ड्स कभी कभार ऐसे हो जाते हैं। और मैं एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा केयर इसलिए इस चीज़ की रखता हूँ धीरे धीरे करके कि मैं ठीक से लिख पाऊँ। फॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब एग्ज़ाम में लिख के आता हूँ तो मेरी कॉपी मच बेटर दिखती है इससे। इट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनल इनहिबिशन, हम लोग उतना तेज़ नहीं लिखते हैं, एग्ज़ाम में जाके हम लोग थोड़ा केयरफुली लिखते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू डू। बट यू हैव टू डू वन टू थिंग्स, वन इज़ कि तुम्हें थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स में लिखना है, सो दैट जितने बड़े वर्ड्स होंगे दे विल बी ईजी टू आइडेंटिफाई। ठीक है, और दूसरा ये है कि जी। थोड़ा स्पेस दे दे के वर्ड्स के बीच में लिखना है। इसके अलावा तुम्हारी कॉपी सुंदर नहीं दिख रही तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कॉपी सुंदर ना दिखे, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज द एग्जामिनर इज एबल टू आइडेंटिफाई कि तुमने सारे पार्ट्स के आंसर किए हैं। सो हाउ डू यू इंश्योर कि ही नोज दैट और ही और सी नोज कि तुमने सारे पार्ट्स के आंसर किए हैं? व्हाट यू हैव टू डू इज कि सारे पार्ट्स की जो भी आप सब पार्ट्स जो भी लिखने वाले हो सबको बॉक्स में बंद कर दो। ओके, और सब हेडिंग्स क्वेश्चन में से ही उठा ले? हाँ, सब हेडिंग्स क्वेश्चन में से ही हम्म। उठाना है, कुछ मेहनत नहीं करनी खुद से। और ज़्यादा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए, कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे ऐसे लिखना है, इसका सिग्निफिकेंस उसका डब्बा बना के लिख देना है, चैलेंजेस डब्बा बना के लिख देना है, कंक्लूजन कुछ धांसू नहीं समझ आ रहा है तो वे फॉरवर्ड बना के दो ठो तीन ठो कुछ वे फॉरवर्ड लिख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ओके सर, समझ गया। सो बड़ा लिखना है बेसिकली और थोड़ा सा हाँ बड़ा लिखना है। और प्रेजेंटेबल। जो सब पार्ट जो तुम एड्रेस कर रहे हो ना, दे विल बी यस। इजीली आइडेंटिफाइबल कि एटलीस्ट तुमने सारे सब पार्ट्स एड्रेस कर दिए हैं। ठीक है, वो मतलब हॉच पॉच नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इन माई कॉपीज कि आई हैव मेड श्योर कि मैं सारे को डब्बे में बंद कर दूं, सो यस दैट सर, दे आई नो सॉ कि योर ही। कॉपीज लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब हाँ। मेरे से सीधी लाइन भी नहीं खिंचती भाई, मैं इतना पुअर हूँ इन सारी चीज़ों में कि मुझे स्केल भी दे दोगे तब भी सीधी लाइन नहीं खींचेगी मुझसे। ओके सर, ठीक है, सो सर बट ऐसा नहीं होगा आई ना हैव कि ट्राइड एवरेज कि मेरी देके? कॉपी सुंदर उंदर ना लगे लेकिन उसको पता चल जाए कि ये सारा कुछ है। और दूसरा यही है, तुम्हें कोशिश करनी कि यार तुम्हारे वर्ड्स कम से कम समझ में आ जाए, एटलीस्ट 5 वर्ड का ओके। है तो कम से कम एक वर्ड लास्ट का नहीं समझ आए तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा उसको आइडेंटिफाई हो जाए ना, दैट यू हैव टू डू यार। यस सर, ठीक है, और यस। एडवर्स कमेंट्स पे फोकस नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत बुरी होगी, अब उसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो भाई तुम्हारा इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर, यस, समझ लेकिन गया। अगर तुम्हारी वो बात समझ गया तो हम्म। ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैं क्या, मेरे से भी बुरी राइटिंग वाले लोग, और मैंने भी उन्हीं से इंस्पिरेशन ली है। ठीक है, सर इसीलिए तो आपसे पूछा। हाँ हाँ चिल है भाई, ये तो कोई इशू नहीं है। हाँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच रियली। हाय सर, गुड इवनिंग। हाँ यार बोलो। सर, मेंस 365 बेसिकली मतलब हमें साइंस के लिए यूज़ करना है और इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर के लिए।
तुम्हें मेंस 365 हर चीज़ के लिए यूज़ करना है, सारे जीएस पेपर्स के लिए। बट व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है एक्चुअल सिलेबस तुम्हारा यूपीएससी ने जो उसमें नोटिफिकेशन में दिया होता है, ठीक है, उसके जो सिलेबस कीवर्ड्स हैं उससे जो डायरेक्टली रिलेटेड चीज़ें मेंस 365 में मिले वो उठाना है, ठीक है। एंड सर कुछ नया टॉपिक है उसका अलग से मतलब नोट्स बना लो बिल्कुल ही अलग, जो मेरे नोट्स में नहीं है। हाँ तो अलग से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, नोट्स तो तुम चाहे जैसे बना लो। एंड जो पुराना टॉपिक है नोट्स में उसमें से बस कोई डाटा या एग्जांपल उठा लूंगा। हाँ बिल्कुल, बस यही करना है। मीन्स 365 का यूज़ भी इसी में करना है यार, कि डेटा वगैरह पॉइंट्स जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हें उधर से मिल जाए। दैट इज द repository ऑफ ऑल योर रिसोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इन अदर वेबसाइट एंड ऑल दोज प्लेसेस। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू ओपन द मीन्स 365 और वहाँ पे बस सर्च में डाल दोगे कोई भी टॉपिक, तो मैक्सिमम यही होता है कि आ जाता है। तो सर काफी लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे बजट का डाटा मतलब अपने पास रखो, मतलब 365 से देखो हो जाएगा ना। बजट का डाटा इज इम्पोर्टेंट। बजट का अगर तुम ये कर लो, बजट का डाटा अब ये नहीं करना है कि 6,540 करोड़ रुपए इस स्कीम को लिए दिए हैं, ये कोई डाटा है? ये डाटा उधर तुम याद नहीं कर पाओगे, हम्म। ठीक है। बट बजट में किसी चीज़ के लिए एम्फेसाइज किया है, मान लो नेशनल हाइड्रोजन मिशन बना दिया, वो याद रख लो। पीएम प्रणाम बना दिया तो वो याद कर लो। पीएम डिवाइन बना दिया तो वो याद कर लो, ठीक है। ओके एंड सर कभी दीज आर जैसे द अभी थिंग्स दैट ऐसे यू हैव ही। टू रिमेंबर फ्रॉम हाँ जी, बजट। हाँ जी। हाँ जैसे भी टेस्ट सीरीज में कभी बार ऐसा होता है कि मतलब पॉइंट्स रिकॉल नहीं कर पाता, जैसे मतलब याद कर लिया है बट लिखते हुए ऐसे रिकॉल ही नहीं हो पाता। इसका क्या सोल्यूशन? देखो दिस कम्स विद प्रैक्टिस यार। बाय द टाइम जब तो अभी तुम्हें मान लो अगर तुम 10 पॉइंट पढ़ के 5 लिख पा रहे हो तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि जब तक तुम जाओगे एक्चुअल एग्जाम देने यू विल हैव अ लॉट ऑफ डेटा अंडर योर फिंगर टिप्स, ठीक है। यू विल नो थिंग्स हाउ टू वर्क थिंग्स, ठीक है। तो वो वहाँ पे जाके हो जाएगा। मतलब गिवन की ऑफ कोर्स तुम आने वाले समय में पढ़ाई करो और अपना रिवीजन वगैरह करो, नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही रहेगा। हाँ बाकी जी रिकॉल की चिंता मत करो, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ भाई बोलो। सर जो PSIR के स्कॉलर्स हैं हम्म। उसको GS2 में यूज कर सकते हैं लिमिटेड वे में या यार अवॉइड मैं तो करें? सजेस्ट करूंगा कि स्कॉलर को यूज नहीं करके उसके पॉइंट को यूज करो, ठीक है। और बहुत ज्यादा जार्गन वाले पॉइंट यूज मत करो, ठीक है। जी सर। और रादर फोकस की कभी कभार कंक्लूजन वगैरह में आइसिंग करने के लिए अगर करना चाहो कि थोड़ा सा कर दो कि इस बुक में इन्होंने ऐसा कहा है, वो भी इतनी ज्यादा एकेडमिक बुक बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। उसकी जयशंकर सर और उनकी कर सकते हैं जो यार देखो मिनिस्टर्स वगैरह। जी हाँ, जयशंकर सर ऑफ कोर्स, मतलब जीएस2 जो आईआर वाला पार्ट है उसमें तो ऑफ कोर्स जयशंकर सर, मोदी जी, इनको कर दो। कोई स्कॉलर वगैरह करने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी यार जीएस2 का गोल्ड स्टैंडर्ड कॉपी है जागृति अवस्थी मैम का, वो देखो तुम और वैसा ही लिखो, ओके सर। ठीक है। जागृति जागृति अवस्थी मैम मैम का राइट? कॉपी मिल जाएगा, उनके रैंक 2 थी वो 2-3 साल पहले, और जी उस सर साल जी। उनके बहुत धांसू मार्क्स थे जीएस2 में। मेरी पर्सनल इंस्पिरेशन है वो जीएस2 के लिए, वो देख सकते हो यार तुम। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, गुड गुड इवनिंग सर। हाँ भाई बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो हम टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, तो सर उसमें कितने मार्क्स अगर हमें मिल रहे हैं तो हम उसमें सेटिस्फाई हो जाए कि अभी के हिसाब से हमारा लेवल सही है? भाई अगर तुम्हें 50-60 मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो तुम खुश रहो, ठीक है। 50-60 मिल रहे हैं तो फिर तुम या तो पेपर अटेंड नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारे नहीं पास सर, मतलब फंडामेंटल कोई जैसे प्रॉब्लम है, सर फोरम ठीक की है। जैसे मैंने ले रखे तो उसमें मैंने GS3 का दिया था और आई गॉट 85 के अराउंड। तो सर वो मतलब अभी सही है क्या? हाँ, अरे भाई उसकी तो चिंता ही मत करो, 85 इज ओके, एवरेज प्लस है मार्क्स। और दूसरी बात ये है कि टेस्ट सीरीज में तो लोगों के आ जाते हैं मार्क्स, वो यस उधर सर। एग्जाम में नहीं आते हैं, अच्छा, ठीक है। तो उधर वो एग्जाम टेस्ट में नहीं सीरीज, आते? हाँ टेस्ट सीरीज में तो फिर भी आ जाते हैं एग्जाम। टेस्ट सीरीज में तो अभी सबके आ रहे हैं ना, 104, 105, 102, और यहाँ हाँ 100 यस के ऊपर सर। क्या मुश्किल से 10 लोग नहीं है इस बार, हाँ यस सर। ठीक है। तो सर तो मतलब जैसे और भी सब्जेक्ट GS1 GS2 4, तो इसमें मतलब कितने मार्क्स पे हम सब, रखें कि हाँ चलो इतने आ रहे तो मतलब अरे यार सही है सब, अपनी? देखो सारी हाँ चीज़ों जी। का वही है यार। टेस्ट सीरीज का फोकस तुम्हें किस चीज़ में रखना है, टेस्ट सीरीज का यूज़ करो टू कंप्लीट द पेपर, ठीक है। वन, यस टू कवर यस इंपॉर्टेंट एरियाज, यू विल नोट फ्रॉम टेस्ट सीरीज क्या चीज़ न्यूज़ में चल रही है और क्या चीज़ कवर करना है, ठीक है। यस और सर। दूसरा कैसे ब्रेक करना है, जो मतलब टेस्ट सीरीज इज योर गिनी पिग,
जिस पे Yes, तुम्हें sir. सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं वो सब कर लो इधर, सो दैट यू विल नो कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है और उस पे काम करना है। टेस्ट सीरीज डजंट रिफ्लेक्ट यार कि तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे एक्चुअल एग्जाम में, है ना। एंड सर वन मोर कि जब मैंने अभी टेस्ट दिया था तो मैंने कुछ आंसर्स पैराग्राफ में लिख दिए थे, तो इवेलुएटर ने तो बल्कि बोला कि आपकी स्ट्रक्चरिंग अच्छी है, लेकिन फिर मैंने जब किसी मेंटर से बात की, दूसरे मेंटर से, उन्होंने कहा कि नहीं आपके तो आंसर ही स्ट्रक्चर वे में नहीं है। तो सर मतलब जो देखो इवेलुएटर बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर और ये सब टर्मिनोलॉजी छोड़ो, तुम सिंपल सा स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन का होता है वो यही होता है। मतलब सबके लिए तुम ज्यादा अलग से स्ट्रक्चर वगैरह की मेंटर वगैरह के कॉल लो, तो तुम्हें अगर कोई फंडामेंटल दिक्कत है, ठीक है, यस तो सर। उसमें लो, क्योंकि जितने इवेलुएटर जितने मेंटर उतने तरह की एडवाइजेज मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। राइट लेकिन सर। जो गोल्डन रूल ऑफ क्वेश्चन है वो तुम्हें ये है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उसी सीक्वेंस में कर रहे हो ना जिस सीक्वेंस में तुम्हें मतलब क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू फॉलो, और सिंपल सारे स्ट्रक्चर यही होते हैं। जो भी चीज़ पूछी हो उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करके डेटा लिख दो, और उसका कोई राइट सिग्निफिकेंस हो तो वो लिख दो, उसके जो चैलेंजेस हो वो लिख दो, और उससे कैसे सही करना है वो लिख दो। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तुम इररिस्पेक्टिव अगर तुम्हें दिख जाए कुछ काम की चीज़ जो तुम्हें पता है, तो तुम यही लिखाओ, सब में यही स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। राइट सर। सर मतलब यही इससे पूछना ज्यादा और था। तुम मतलब क्या ही चेंज करोगे स्ट्रक्चर में यार, यही सब जगह सारे क्वेश्चन में यही लिखना होता है। आई सर कुड मतलब डोंट इवन जब नो अबाउट डिफरेंट डायरेक्टिव्स की किसको क्या बोलते हैं, मुझे ये पता है कि ये सब लिखना है जो जो आता है मुझे। राइट सर। और सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मतलब 5-5 पॉइंट ही लिखें, जैसे हर एक, जैसे लेट्स से 10 मार्क नहीं का यार क्वेश्चन तो देखो, 10 पॉइंट्स दिस लिखें। इज आई एम सेइंग कि मतलब एक इंडिकेटिव ये मैंने बोल दिया है कि इतने इतने पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। यस सर। कई बार ऐसा होगा कि तुम 15 नंबर वाले क्वेश्चन में 30 पॉइंट लिखा होगे क्योंकि तुम्हें आते होंगे, ठीक है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें भाई भगवान कहीं से भी लाके तुम उतने पॉइंट नहीं जनरेट कर पाओगे। सो दैट इज नॉट अ स्ट्रिक्ट थिंग कि तुम्हें इतनी लिखना ही लिखना, नहीं तो तुम गए, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है। लेकिन तुम जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में ट्राई करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा, जब तुम 20 लिखने का ट्राई करोगे तब तुम 15 लिखोगे, क्योंकि वहाँ एक्चुअल एग्जाम में यही होता है। क्वेश्चन राइट सर। टेलर मेड नहीं आते हैं ना उधर, उधर तो क्वेश्चन मतलब कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, यस। ठीक है। तो यस मतलब सर, यही तुम्हें पूछना था। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लिख पाओ। बट देयर विल बी क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, 5 सच क्वेश्चन विल बी देयर, जहाँ पे 10 नंबर वाले क्वेश्चन में 10 पॉइंट नहीं लिख पाओगे तुम, और 15 वाले में 10 लिखोगे, ठीक है। यस सर। यस सर। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर एवरीवन। बट दोज क्वेश्चंस जो कि सबको ही अच्छे लिखने वाला, मान लो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एमएसपी पे, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे, या साइबर सिक्योरिटी पे, बिकॉज एवरीवन हैज प्रिपेयर्ड दीज क्वेश्चंस वेल, those people will write a lot of points. So if they are writing 30 points and you are writing only 15 points, despite the fact that you have written 15 points in 15 marks का question, you will get यस। below average marks, है ना। अच्छा अच्छा। तो यस दिस सर। इज हाउ इट वर्क्स कि जो मतलब चीजें तुम प्रिपेयर करके यहाँ से जा सकते हो वो जाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो वो लिख के आओ उधर। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें किसी को नहीं आएगा, तो वो सबको के लिए वैसे ही है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें उतने ही पॉइंट होंगे, नहीं जनरेट कर पाएगा कोई, राइट ठीक सर। है। तो उस पर यस उतना सर। ही लिखो, उसका कोई लोड नहीं। तो देयर इज नो स्ट्रिक्ट वो बाउंड्री की वो करना है, लेकिन वो क्वेश्चन जो तुम इधर से प्रिपेयर करके जा रहे हो और वहीं पे आ रहे हैं, तो उन्हें तुम्हें इसी तरह से प्रिपेयर करके जाना है भाई कि वो आ जाए तो तुम थोड़ा अच्छा कर लो। दिस इज हाउ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ तुम्हें एक्सेप्शनली मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जहाँ तुम्हें 1-2 नंबर ही मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल तो तुम्हें मतलब है ना कि टोटल तुम्हारा 100 के पार पहुंच जाए। राइट सर। यस सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। हाँ जी भाई बोलो। हाँ सर एक्चुअली क्या मैं एक क्वेश्चन है 2020 का है, तो वो आप अगर थोड़ा बता दें, मतलब मैं बता देता हूँ कि मैं कैसे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, उसके अलावा अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन बता दें तो बेहतर रहेगा। हाँ तुम सर क्वेश्चन एक बता दो पहले, मैं अपना बता देता हूँ, फिर तुम जी अपना बता देना, ठीक है। ओके सर ओके सर हाँ। डिस्कस द recent measures initiated in disaster management by the government of India departing from the earlier reactive approach। हम्म ठीक है। अब इसमें जी सर 15 डिस्कस मार्कर है। डिस्कस करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितने जी भी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पहले स्टार्टिंग में लिख दो, दो कोई डिजास्टर एनडीएमए की कोई रिपोर्ट साइड कर दो कि भाई जी हमारा जो कंट्री है वो मल्टीपल डिजास्टर प्रोन है, इतना परसेंट एरिया हमारे फ्लड, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, ऐसे करके 2-4 पॉइंट मार के ये लिख दो, ठीक है। जी फिर टू डील विद दीज इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन दिस, ठीक है, दीज
थिंग्स, मतलब जो भी हमने मेजर इनिशिएटिव्स लिए। मेजर इनिशिएटिव्स क्या थे उस टाइम पे? हमारा एनडीएमए वाला जो लॉ था, ठीक है, जी फिर उसके अंदर जो फाइनेंसेस की जो भी रिक्वायरमेंट बनाई थी, फिर एनआईडीएम जो बनाया था, एनडीएमए एक्ट था और उसकी जो गाइडलाइंस थी, ठीक है, एनडीआरएफ बनाया था, फोर्सेस में जो जो भी उनकी बटालियंस थी वो था, ठीक है, और ऐसे जी स्टेट वाइज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एक दो और ऐसी स्कीम्स थी जो मैंने लिख दी थी, ठीक है। दिस इज इट, जी दिस इज वन पार्ट कि ये जो क्या क्या स्कीम्स ली हैं। अब तो मैं इसके बाद लिखना है कि रिएक्टिव अप्रोच है ये सब फायर फाइटिंग अप्रोच था, ठीक है, इसमें ये काम नहीं कर रहा, उसमें वो काम नहीं कर रहा, ये सब लिख दिया। और अब हमें क्या करना है इसके बाद नेक्स्ट, कि हमें क्या ज़रूरत है, जी ठीक है। अब हमें क्या जी ज़रूरत है? हमें बस यही है कि डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, कम्युनिटी का एम्पावरमेंट कर दो, डिजास्टर जोनेशन कर लो, अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह ला दो, ठीक है। जी ऐसे 5-7 चीज़ें लिख देना है, बस जी खत्म। इतने में तो पता नहीं कितने पॉइंट हो जाएंगे यार। हम्म, तो अच्छा, तो मतलब अपन इसकी आप मतलब आपने दो दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, और उसके बाद एक इसको तो वो किया, देखो ठीक है। भाई, तुम पहले तो जी वही है कि सिंपल इंट्रोडक्शन वाली चीज़ लिखनी है, ठीक है। जी जी फिर चूंकि मतलब उसमें लिखा है कि रिएक्टिव अप्रोच है, ठीक जी है, तो तुम पहले बताओगे कि भाई रिएक्शन क्या दिया है और फिर बताओगे कि उसकी कमियां क्या हैं, कि ये कैसे रिएक्टिव है, ठीक है। जी ठीक है। कि मतलब इसमें जी प्रिवेंशन पे फोकस नहीं है, कम्युनिटी रेजिलियंस पे फोकस नहीं है, सब बाद में एक्टिव होता है, बाकी पूरे टाइम पे ऐसे खाली बैठे रहते हैं ये सब। फिर बताओगे कि अब क्या करना है। ठीक है, वे फॉरवर्ड, ठीक है हाँ, सर। ओके, ठीक। ठीक है। आई हाँ, थिंक तुम ठीक है फिर से सर। क्वेश्चन बताना यार एक बार। मुझे लगता है क्वेश्चन का सर थोड़ी इस तरह से था कि जो अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो नए स्टेप्स लिए हैं वो रिएक्टिव अप्रोच से थोड़ी ठीक है ना। सर, डिस्कस द recent measures initiated in disaster management by the government departing from हाँ the earlier reactive approach। हाँ, तो बिल्कुल। तो अब जैसे तुम्हें जो पुराने वाले जो लिखने थे वो लिख दिए, उसके बाद बता देना था कि फिर जो नए इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कुछ कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए थे, एक दो ये अपना साइक्लोन इनवॉइस रिस्क वगैरह। मैनेजमेंट सिस्टम और ऐसे दो चार चीज़ें ये बनाई थी, ठीक है। जी जी ये लैंडस्लाइड रिस्क जोनेशन मैप और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपना डिजास्टर मैप और ऐसे 4-5 चीज़ें निकाली थी। फाइनेंस कमीशन ने नॉन लैप्सेबल पूल वगैरह ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बनाई थी। कंटिजेंसी प्लान आया था, नेशनल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान आया था तभी नया नया, ठीक है। जी तो ये नए वाले में लिख देनी है, बाकी वो जो जी स्ट्रक्चरल जो मेजर्स हैं वो पुराने वाले में लिख देना बस कर। ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि ये जो 15 मार्क का सिक्योरिटी के क्वेश्चन आते हैं, इनमें 4-4 पेज दिए रहते हैं, तो क्या वो हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं कि चारों पेज अपन को लिखना है, या मैप एक्सपेक्ट करते हैं वो उसमें कि आप मैप भी क्या क्या बनाइए? क्या? सर, जो अपने 15 मार्कर आते हैं सिक्योरिटी में, जीएस3 में, हम्म। ये इसमें 4-4 पेजेस लिखने के लिए दिए रहते हैं। नहीं यार भाई, 3 ही पेजेस होते हैं। सर 20 में मैंने लास्ट दिया था तो 4-4 पेज थे सर, वो वो मैं भी सिर्फ चौंक गया एक था वो देख क्वेश्चन के। वो सिर्फ एक क्वेश्चन में ऐसा था जिसमें 4 पेज था, बाकी सब में 3 पेज ओके, ही थे भाई। मैं भी 4 बार से मेंस दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर जैसे आपने GS2 के लिए जागृति अवस्थी मैम का बताया, तो GS1, 3 और 4 के लिए आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? GS4 के लिए तो यार इस बार मुस्कान डागर की आप कॉपी देख सकते हो, है ना, रोबोट भाई ने शेयर की हुई है। और GS4 के लिए आप इसके अलावा श्रुति शर्मा मैम की कॉपी देख सकते हो, और इसके अलावा दिव्या मिश्रा मैम की रैंक 29 आई थिंक 1-2 साल पहले थी, वो विजन की वेबसाइट पर मिल जाएगी या फिर फोरम में मिल जाएंगी। और GS1 के लिए आप शुभम कुमार सर की कॉपी देख सकते हो, और इन मैडम की कॉपी भी देख सकते हो, श्रुति मैम की। और इसके अलावा इस साल यार अभिषेक दबाचा करके लड़का है, उसकी कॉपीज अगर मिल जाए कहीं, आई थिंक उसकी अवेलेबल नहीं है, तो इस साल का यार आइडिया नहीं है मुझे। पुराने में श्रुति शर्मा मैम की कॉपी देख सकते हो, रैंक 1 की भी, जो इस बार की रैंक 1 है इशिता, उसकी कॉपीज भी आप देख सकते हो। सर एक GS के लिए 4-5 कॉपीज काफी रहेंगी? मैं तो क्या 20 कॉपी थोड़ी देखना है तुम्हें, तुम्हें उससे बस वो करना है यार, ये वैल्यू चीज। एडिशन। वैल्यू एडिशन नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें बस देखना कि ये आंसर कैसे कर रहे हैं। वैल्यू तो तुम्हारे पास है पूरी, अब तुम्हें एडिशन की जरूरत नहीं है। अगर तुम मीन 365 और कोई ऑलरेडी VM टाइप ये सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, अगर तुमने एक बार सिलेबस खुद से पूरा किया हो तो तुम्हारे पास वैल्यू है पर्याप्त। तुम्हें देखना है कि ये क्या लिख रहे हैं और मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। बस वो देखना है और इतने में आइडिया लग जाता है कि यार करना क्या है एक्चुअली आंसर के साथ।
सबके पास जस्ट कंटेंट तो लगभग वही है। सेक्शनल या फुल लेंथ टेस्ट कौन से प्रेफर करना चाहिए देखने में? मैं यार पर्सनली फुल लेंथ प्रेफर करता हूँ, बट मेरी और मतलब किसी और की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने इतने बार मेंस लिख लिया है तो कई बार मैंने सिलेबस को पूरा कर लिया है ना। जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उनका मेजर काम ये होता है कि वो आपका सिलेबस थोड़ी अच्छे से कंप्लीट करा देते हैं अगर आपने कवर नहीं किया होता है ना। तो अगर आपकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लो, अगर आपने सिलेबस पहले कर रखा है, पहले मेंस वगैरह दे चुके हो और उतने सारे टेस्ट नहीं लिख पा रहे हो, तो आप फुल लेंथ ही लिख लो। फुल लेंथ ऑफ कोर्स, फुल लेंथ इज ऑलवेज प्रेफर्ड, बट डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल आप दिक्कत कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। सर एक हाँ जी क्वेश्चन था भाई लास्ट बोलो। ईयर, रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रिडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन। सर अभी इसमें मेरे पास रेलवेज के बारे में एक पेज का नोट है, उसमें सब उसके चैलेंजेस ऑफ वे फॉरवर्ड, बट ये यहाँ पे पूछा है रोल ऑफ पीपीपी मॉडल। सर तो आपके हाँ लिए ये नया था या फिर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था ये रोल ऑफ अरे पीपीपी? भाई, पीपीपी का काम क्या होता है? सब जगह पीपीपी का काम क्या होता है? पीपीपी पैसा लाता है, ठीक है। पीपीपी से टेक्नोलॉजी आ जाती है, पीपीपी से एफिशिएंसी आ जाती है, पी से ओवरसाइट अच्छी आ जाती है, रिसोर्स ऑगमेंटेशन अच्छा हो जाता है। और क्या चाहिए? बस होगा ये 5 पॉइंट, एक पेज लिखना। तो ये इसमें तो दो, इससे तो इस क्वेश्चन में तो भाई 3 पॉइंट मतलब 3 तरह की चीजें थी। अब ठीक है, ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। अब इसी के नेगेटिव पॉइंट भी लिखने थे, अब इसके नेगेटिव भी लिखने थे। तो इसमें नेगेटिव में क्या होता है पीपीपी में, कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं वो कर सकते, अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और हमारे यहाँ लॉन्ग ओवर डिले और ये सब लैंड एक्विजिशन और कंपटीशन वगैरह के इशूज हो जाते हैं। अब रेलवे में 3 ठो कमेटीज ऑलरेडी, विवेक देवरॉय कमेटी है, राकेश मोहन कमेटी है और एक और कमेटी है। भाई उसमें एक पेज तो लिखना था, खैर ठीक है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन थे ना, एक ही क्वेश्चन में 10 मार्कर था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। यस सर। तो इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं था यार। और देखो, थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेना है क्वेश्चन का। अब पीपीपी रेलवे डेवलपमेंट आ गया तो मुझे तो कमलापति का बस याद था कि भाई करवाया है, बाकी मुझे कमेटी वगैरह रिकमेंडेशन थोड़ी याद थी तो उसका आइडिया था, लेकिन यही कमलापति का ही पता था। लेकिन मेजर पीपीपी से जो होना है, केलकर कमेटी भी थी भाई पीपीपी पे, ठीक है। तो यस सर, ऑलरेडी सो मच मतलब आप राइट्स हाउस मतलब यार। आपने हाँ जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज था वही आपने ऑन द स्पॉट यूटिलाइज किया, हाँ मतलब ऐसा कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं था यार, स्पेसिफिक? मैक्सिमम, हाँ ऑफ कोर्स। कोई वहाँ पे यस सर। कौन प्रिपेयर करके जाता है यार इतने रेलवे मॉडल में। मैं वही तो बता रहा हूँ, जो ब्रॉडर मैंने अंडरस्टैंडिंग बताई कि हमें क्या करना है मेन 365 के साथ, तो उसी तरह से सबको ही प्रिपेयर करके जाता है। कुछ स्पेसिफिक्स आएंगे, है ना, तो उसको अपने एग्जिस्टिंग यस। नॉलेज बेस पे ही करना है। बॉटम लाइन क्या है कि पेज भर लेना और पॉइंट्स में लिख देना, और थोड़ी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह कहीं से ले आना, एक आध दो ढूंढ के, हो जाएगा काम इतने में। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन पूछना था। हेलो हाँ हाँ भाई, बताओ बताओ। सर, जैसे हम जब पॉइंट लिखते हैं तो सर जैसे कोई मैंने पॉइंट लिखा कि मैन पावर शॉर्टेज, मतलब मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ कि चैलेंजेस इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैंने एक पॉइंट लिखा मैन पावर शॉर्टेज, फिर दूसरा पॉइंट लेट सर के पॉइंट इतना मतलब ठीक है मैन पावर शॉर्टेज, या फिर मुझे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहिए था? नहीं नहीं भाई, पॉइंट आपका ठीक है, पॉइंट को ज़्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, वो आदमी समझ जाएगा उधर पे। डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास मटेरियल और है लिखने के लिए, उस हिसाब से फिर इसको छोटा बड़ा कर लो पॉइंट को, ठीक अच्छा है। सर, मतलब अगर मटेरियल कम है तो मतलब इसको ही एक्सटेंड कर दे, और यदि मटेरियल ज्यादा है तो इतने में काम हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि सर मैंने टॉपर कॉपी कुछ देखे थे, तो जैसे शुभम कुमार सर की भी देखे थे, तो उन्होंने भी इस तरह से लिखा था, मतलब 2 वर्ड का कोई एक पॉइंट। लेकिन जैसे वही अगेन मैंने टेस्ट लिखा फोरम में, तो दे सेट कि नहीं आपका तो पॉइंट ही बहुत छोटा है, कोई ये तो नोट आप बना रहे हो, तो नोट जैसा आंसर मतलब आप थोड़ा एक्सटेंड करो, तो इसलिए आई वाज यार देखो, कंफ्यूज। इसका सिंपल सा है कि तुम्हें थोड़ी यस इसमें मिडिल पाथ लेना पड़ेगा। जितने इवेलुएटर होंगे उतने तरह के व्यूज होंगे, और सेम यूपीएससी में भी जाके होता है, ठीक है। यस सर। वहाँ भी इतने इवेलुएटर हैं, उनकी सबके अपने अपने अलग अलग वो होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भी ठीक है, वैसे टाइप। अच्छा। हाँ, तो यस कोई सर। पॉइंट इतना भी छोटा ना हो कि बस 2 वर्ड लिख दो तुम और बस नमस्ते, वैसा नहीं करो यार। मिनिमम एक पॉइंट को एक लाइन में तो कम से कम लिख दो तुम, ठीक है, सो दैट सर मतलब जैसे किसी को बुरा न लगे। सर बट जैसे मैंने देखे थे कुछ कॉपीज, तो सर मतलब जैसे उन्होंने यार लिखे थे देखो, कई नंबर से। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल कॉपीज होती हैं उधर एग्जाम में, और जो तुम्हारी टेस्ट सीरीज की कॉपीज होती हैं, हम्म,
उसमें बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो तरीका है वो वहाँ पे बहुत बदला हुआ होता है। और जब क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है ना, तो जो पॉइंट तुमने शॉर्ट में तैयार किया होता है उसको लॉन्ग कर देना पड़ता है उधर। अच्छा। समझ रहे हो? यस सर। वो अब उसको वही है, तुम मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल जो मतलब इसको बढ़िया मजे से मार्क्स दे देंगे, और क्या पता जिनको मिले हैं उनको इसी बेसिस पे मिल गए हों, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन कोई बंदा होगा जिसको नहीं पसंद होगा ये, तो तुम्हें मार्क्स काट देगा, उसके लिए कोई रेमेडी थोड़ी है तुम्हारे पास। तो क्यों रिस्क ले रहे हो? मतलब एक लाइन में लिख दो भाई, जिसको 2 वर्ड में लिखता है उसको 4 वर्ड में लिख दो यार, 5 वर्ड में लिख दो, उससे अच्छा कोई अच्छा। बहुत ज्यादा वही है, वैसा नहीं लगना चाहिए खाना पूर्ति हुई है, राइट सर। ठीक है। और दो 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 वर्ड का तो क्या ही पॉइंट लिखोगे यार, मतलब सर मतलब जैसे क्वेश्चन था कि चैलेंजेस इन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने लिख दिया कि मतलब एक तो लिख दिया कि ठीक है लो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और ये सारी चीजें, फिर एक लिख दिया था कि मैन पावर शॉर्टेज। तो फिर मैंने एग्जांपल भी लिखा कि एग्जांपल इन सर्टेन, जो अपनी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर मैन पावर शॉर्टेज है। तो मतलब इस तरह से लिखा था, लेकिन मतलब दे सेड कि नहीं आपको थोड़ा और इसको एक्सटेंड करना चाहिए था। हाँ थोड़ा सा कर लो भाई, उसको इतना ज्यादा कोई लोड नहीं है। और अगर इतने के बाद तुम एक एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हाँ हेलो सर। हेलो सर। सर साइंस हाँ भाई साइंस एंड बोलो। टेक के लिए मींस 365 सफिशिएंट है? मैंने भाई बताया तो कि जो उसमें लिखा है वो कर लो मेजर, और इसके अलावा जो तुम्हारे ये है इंडियन थिंकर्स, मतलब इंडियन साइंटिस्ट है, उनके बारे में से पढ़ लो बस। ओके सर। सर मुझे यूज ऑफ ग्राफ पे पूछना था कि छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स लाइक पार्लियामेंट्री कमेटी को कितने बिल रेफर हुए हैं, उसके लिए छोटे से बार ग्राफ बनाना चाहिए या फिर वो सिंपल लाइन में ही लिख देना चाहिए भाई डेटा? अगर तुम सही टाइम से अगर टाइम में अपना पेपर कर ले रहे हो और इसको लेजिबली बना दे पा रहे हो तो कर सकते हो। हेलो सर। जो आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लिखने का बताया और लीगल फ्रेमवर्क है, वो अगर पूछा नहीं है तो साइड में बॉक्स बना के लिख दे क्या? साइड में बॉक्स बना के बिल्कुल साइड में बॉक्स बना के चाहो तो लिख सकते हो। रुकना यार, मैं इसको फिर से ज्वाइन करता हूँ, इको हो रही है वॉइस। किसी ने लगता है हाँ। ऑन कर रखा है क्या अपना? अरे प्रियांक, प्रियांक लोढ़ा भाई अपना म्यूट कर लो यार। अभी ठीक आ रही है? यस सर। यही है यार कि डब्बा उब्बा बना के तो कुछ भी लिखते रहो, ठीक है। एज लॉन्ग एज ओके बॉटम लाइन सब चीज में यही कि भाई डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जरूर लिखना है, और जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं क्वेश्चन से जबरदस्ती नहीं लिखना है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि वहाँ होगा तुम्हारे पास लिखने के लिए काफी और चीजें भी। ओके सर, ये आपने बताया सर ना कि अगर GS3 कंटेंट में। ज्यादा हो तो डायग्राम नहीं बनाए तो चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बनाओ, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं बनाता हूँ। नहीं बनाओ भाई, कुछ मत बनाओ, तुम तो लिखो। तुम्हारा कंटेंट अच्छा होगा तो किसी भी डायग्राम वाले से ज्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। हेलो। हाँ जी बोलिए प्रतीक जी। हाँ यस सर, जैसे लास्ट ईयर वो क्वेश्चन आया था स्मॉग के ऊपर और लास्ट में उन्होंने लिखा होता गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल के हाँ बारे में। तो मतलब देख के मुझे पता चल ही रहा था कि इट इज रिलेटेड टू ओजोन, लेकिन एग्जैक्ट मुझे पता कुछ नहीं था। तो सर इस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? अरे भाई उस वो मैं क्वेश्चन में अपना जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था उसमें ही लिखने के लिए इतना सारा, तो पहले वो लिख दो, फिर लास्ट का आधा पेज बचा हो तो उसमें वही गुथनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में आपको थोड़ी बहुत पता हो तो ठीक है, नहीं जो जो तुम्हें लग रहा है कि ये है यही लिख दो बस। उसका वैसे भी 2 मार्क्स ही होता, क्योंकि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो ऑलरेडी काफी बड़ा था, ठीक है। उसमें हाँ रीजन और मैकेनिज्म और फिर उसकी रेमेडी और ये सब था 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो फिर उसके यस बाद सर। हाँ तो बस यही देखना है सर तुम्हें, तो घबराना नहीं यस है। सर। यस सर। और सर जैसे एक क्वेश्चन होता है, जैसे जीएस2 में मैं कोई पॉलिटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मतलब डिमांड हिट करना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि कोई आर्टिकल से रिलेट करूँ, या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाँ या फिर और ऑफ कोर्स या वो फिर तो करना कमेटी ही है। कमीशन, ये अरे सब भाई लेकर रिलेट आऊँ मैं कर एक रहे हो आंसर। तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से जोड़ रहे हो उसे। यस सर, बिल्कुल वही मैं हाँ बोल तो रहा हूँ, बस यही है, लेकिन तो फिर तो सेम
यही सर, मैं सेम चीज़ यही इकोनॉमिक्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स का कोई आंसर लिख रहे हो, तो आप उसमें किन-किन चीज़ों पे अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हो? जैसे कमिटी कमीशंस तो ऑब्वियसली करेंगे, उसके अलावा किन चीज़ों पे कमिटी आपका ध्यान कमीशन से रहता है? डेटा, ठीक है, बस यही गवर्नमेंट स्कीम, ये सब करने की कोशिश गवर्नमेंट करता स्कीम, हूँ। हाँ। अच्छा, ये सर। किसी का कोई और क्वेश्चन? हेलो सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, हाँ, ईशा जी हेलो बोलिए। सर, ये पूछना था कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो न्यूज में क्यों है, उसको एज अ इंट्रो यूज कर सकते हैं कि फैक्चुअली होना चाहिए इंट्रो? ऑफ कोर्स आप इंट्रो के तौर पे यूज कर सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है कि मान लो कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आ गया और आप किसी की डेथ वेथ हो गई, मान लो कन्हैयालाल टेलर जी की हत्या हो गई थी उदयपुर में, तो अब वो उतना ठीक नहीं, क्योंकि अब देखो जैसे, क्योंकि आपके पास या तो अगर कम्युनल इंसिडेंट पे कोई डेटा हो, वो पॉइंट आप लिख सकते हो, या कम्युनलिज्म क्या होता है वही लिख सकते हो आप, है ना। तो अब ये आपको थोड़ा केस बाय केस बेसिस पे देखना पड़ेगा, है ना, कि जी सर। वो कितना अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएटनेस आपको कैसे जज करनी है, वो प्रोप्राइटी मतलब उसके बेसिस पे, कि मतलब जो जैसे घर पे कुछ करते हैं, कोई मेहमान आता है तो कि जी ये सर, चीज़ इनके निगेटिव सामने न्यूज करना में ठीक रहेगी मतलब क्या, वैसे ही मतलब कि- एग्जामिनर के सामने ऐसे आगे लिखने में ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, वो जज कर लो आप खुद ही अपने बेसिस पे। ठीक है सर, लिख सकते हैं, थैंक बट यू सर। कोई मतलब ब्लैंकेट बैन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी भाई बोलो। सर मेरा ये डाउट है, 2022 में सर अधिकतर लोगों के इकोनॉमिक्स में 80-85 तक ही गए हैं और आपके सर लगातार 100 आ रहे हैं, तो सर कुछ तो अलग किया होगा सर आपने। आप कुछ, आपको क्या लगता है कि आपने क्या भाई अलग किया है? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मेरा स्ट्रेटजी वगैरह पे भरोसा नहीं, मेरा सिर्फ भगवान पे भरोसा है, मैं उसी पे मानता हूँ। और उसके अलावा जो वर्क किया हो सकता है, जिसके हाँ बारे सर। में मुझे नहीं पता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया इतने बीच में कि मैंने क्या किया और क्या कर सकते हैं। और वही मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये किया होगा, नहीं आए मार्क्स, तो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब इस पे देयर इज अ सेइंग कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स यार, और हाँ कंट्रोलेबल्स यही है कि बता दिया कि ये कर लो, और बाकी सावन तो चल ही रहा है, सोमवार को मंदिर हुआ करो। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। रोड बाइक खत्म करें अब इसको। हाँ भाई जी, और किसी का क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू भाई। सर एक लास्ट जॉन भाई डाउट है, आप आपने एथिक्स के एग्जाम्पल कैसे मतलब कलेक्ट करते थे? मतलब काफी लोग कहते हैं कि बेटर इंडिया से ले उठा के मतलब नोट्स पे बेटर वोटर डाल। इंडिया से तो कर ही सकते हो, इसके अलावा भाई किसी भी टॉपर के नोट्स उठाओ ना, सबसे कॉपी करो, लगभग सब में वही होता है, तो जितने हो जाएं यहाँ वहाँ से तुम्हारे। इथिक्स तो ऐसा है कि टाइमलेस है ना, इतने 4-5 साल में जो भी टॉपर आया वो उनकी इथिक्स में अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ो, सिर्फ टॉपर कॉपीज बस पढ़ लो तो काम हो जाता है यार, है ना। तो उनके नोट्स और टॉपर कॉपीज इधर से उठा लो। इसके अलावा न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं यार, वो छोटी छोटी चीज़ें ही इथिक्स के एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर कुछ दिन पहले, उसमें था कि किसी महिला ने अपने बच्चे को 800 रुपये में बेच दिया, ठीक है। या फिर कोई अभी PMJAY वाला स्कैंडल अभी उधर हुआ है सफदरजंग में, जो बेचारा गवर्नमेंट स्कीम वाले लोग आते थे उनको भगा देता था और कहते थे प्राइवेट करवाओ इसको, और उससे पैसे कमाता था। इस तरह के एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से आप उठा सकते हो यार। मतलब प्रॉब्लम यह था कि ऐसे एग्जाम्पल को यूज किस जगह करें स्पेसिफिक, मतलब कैसे, मतलब अभी पता नहीं ना क्या क्वेश्चन भी कैसा यार आएगा। एक ही हर एग्जाम्पल को आप हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सब जगह तो मैं ऐसे ही नहीं देखना कि कंपैशन का एग्जाम्पल है, कंपैशन का एग्जाम्पल लैक ऑफ कंपैशन से भी दिखा सकते हो ना, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट जो बंदा है डॉक्टर, उसने ऐसा किया, तो अब इसको तुम करप्शन में भी दिखा सकते हो, ठीक है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ओवरसाइट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जिस पे लिखना चाहो उस पे लिख दो इसको, ठीक है। एथिक्स मोरालिटी ओके नहीं भाई। है, प्रॉबिलिटी नहीं, जहाँ में इंटीग्रिटी नहीं है, डॉक्टर का काम होता है इलाज अच्छे से करे और वो वहाँ पैसे बढ़वा रहा है, ये वो इलिसिट ग्रेटिफिकेशन और ये कुछ कुछ भी बना दो उसको, तो एक ही चीज़ को 100 जगह यूज कर लो। वो एक लड़की का एग्जाम्पल है, वो 14 साल की एक लड़की, झारखंड में उसको राशन नहीं मिला था, ठीक है। आधार सीडिंग नहीं हुई थी उसकी, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी हंगर से। अब भाई वो एग्जाम्पल ऐसा कि कोई है नहीं जिसने उसको यूज नहीं किया, और कहीं का कहीं कहीं भी यूज कर दिया। तो वैसे ही एथिक्स के एग्जाम्पल ऐसे ही वर्क करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके भाई, एंड सर कोई भी ठीक है अगर मुरली भाई। सर अगर सर वन क्वेश्चन कि अगर एथिक्स में कोई एग्जांपल हमने एक जगह यूज कर दिया और आगे भी हमें
कोई दूसरे क्वेश्चन में स्कोप लग रहा है तो हम सेम एग्जांपल को रिपीट कर सकते हैं क्या सेम ही पेपर में? मतलब देखो भाई, कोशिश करो कि ना करो, अच्छा कुछ ना बचे तो फिर कर दो, और क्या, उसी को थोड़ी दूसरी तरह से फ्रेम करके लिख दो, और क्या। राइट सर। ठीक है, चलो यार ठीक है मैं भाई चलता गोल्डी हूँ भाई, भाई। थैंक यू। ठीक है, चलो रोबोट भाई, एंड थैंक यू एवरीवन ओ फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग। थैंक यू बगीरा भाई यूएस से ज्वाइन करने के लिए। चलो भाई जी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ओके भाई, गुड नाइट। ओके भाई।